ओम शांति का ये महामंत्र तनाव प्रबंधन का मुख्य मंत्र है। कैसे? ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर समाये हुए हैं, अ, उ और म। अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण और म का मतलब है मन के विचार। इंग्लिश में भी इसीलिए ओम कहा जाता है AUM, A फॉर एक्शंस, U फॉर अटरेंस, M फॉर माइंड। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं: सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये तीनों अलग अलग दिशाओं में चल रही है। कभी कभी हमारे मन के अंदर बहुत सुंदर विचार आते हैं, परंतु जब उच्चारण करने जाते हैं कुछ और ही निकल जाता है, जो बाद में कहना पड़ता है, सॉरी, आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे शब्दों को नहीं देखना। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कुछ और ही हो जाता है। फिर सोचते हैं कि ये बात तो सोची भी नहीं थी, कैसे हो गया। भावार्थ यही कि सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है, किया कुछ और है। जब ये तीनों क्रियाओं में सुसंवादिता नहीं है, हार्मनी नहीं है, यही तनाव का मुख्य कारण है। व्यक्ति को कई बार इसीलिए तनाव आता है या फ्रस्ट्रेशन इसलिए आता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो मैं बोल क्यों नहीं पाता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो कर क्यों नहीं पाता हूं। ये फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर तनाव को क्रिएट करता है। तो ओम शांति ये कोई हेलो हाय गुड मॉर्निंग जैसा शब्द नहीं है। ओम शांति एक जागृति का शब्द है कि हम जागृत हो जाए, अवेयरनेस में आ जाए कि जो मैं सोच रहा हूं वही मैं बोल रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वही मेरा कर्म है। अगर ये तीनों हार्मनी में आ जाए तो जीवन में शांति है। हर कर्म करते हुए मन शांत रहेगा। हर बोल बोलने के बाद भी मनस्थिति हमारी बहुत सुंदर रहेगी, सकारात्मक रहेगी, क्योंकि ओम शब्द के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो हमें भीतर से सशक्त करती जाती है। वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत सुंदर कहा गया है कि व्हेन आई पुट द ब्लेम ऑन टू अदर्स, जब हम किसी और को जिम्मेदार बना देते हैं कि मेरे जीवन में तनाव का पैदा करने के लिए ये व्यक्ति जिम्मेवार है, ये परिस्थिति जिम्मेवार है, ये घटना जिम्मेवार है, मीन्स आई टोटली डिसएम्पावर माई सेल्फ। मैं अपने मानसिक जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो उनके हाथ में दे देती हूँ कि अब आप फ्री है, मेरे अंदर जितना तनाव क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं। इसीलिए द गोल्डन रूल इज कि जब हम ये जिम्मेवारी लेते हैं कि बाहर की परिस्थिति है, मेरी अपनी नहीं है। मनस्थिति श्रेष्ठ है या परिस्थिति श्रेष्ठ है? कौन पावरफुल है? परिस्थिति पावरफुल है, मेरी मानसिक स्थिति पावरफुल है? सोचने का विषय है। अगर परिस्थिति मेरी मनस्थिति को तनाव में ला सकती है तो मैं पावरफुल हूं या कमजोर हूं? क्या कहेंगे? कमजोर हुए?
और इसीलिए जब आज की दुनिया के अंदर कई लोग भीतर से जब कमजोर हो जाते हैं तो हर छोटी बात उसके मन के अंदर तनाव क्रिएट करने के लिए निमित्त बन जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, टेंशन हो गया। किसी ने कुछ बोल दिया, टेंशन हो गया। परिवार में बच्चों ने कोई ऐसी हरकत कर दी, टेंशन हो गया। साथी ने कुछ कह दिया, टेंशन हो गया। कितने कमजोर होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी जीवन के अंदर तनाव आता है तो तनाव एक संदेश को लेकर आता है। स्ट्रेस इज अ फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी दैट देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज। तनाव जब भी हमारे जीवन में आता है वो एक ऐसा दर्द क्रिएट करता है जो हमें संदेश देता है कि मुझे अपने भीतर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एंड पेन इज द मैसेंजर दैट कम्स टू टेल मी दैट देयर इज समथिंग आई नीड टू लर्न। परिवर्तन की प्रक्रिया करने के लिए जीवन में चलते चलते हमने बहुत कुछ सीख लिया जो सीखना नहीं चाहिए था। इसलिए कुछ अनलर्निंग, कुछ रीलर्निंग करने की आवश्यकता है। ये मैसेंजर है। तनाव यही मैसेज लेकर के हमारे पास आता है। अगर इस मैसेज को समझा नहीं और समय अनुसार अगर उसको परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि परिवर्तन करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, तभी तो परिवर्तन होगा। नहीं तो बहुत सुंदर किसी ने कहा है, इफ यू डू वॉट यू ऑलवेज डू यूल गेट वॉट यू ऑलवेज गेट। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है, और इसलिए तनाव बढ़ता जा रहा है। तो गोल्डन रूल इज, इफ आई थिंक व्हाट आई हैव ऑलवेज थॉट, आई विल डू व्हाट आई हैव ऑलवेज डन and I'll get what I'll always got। तो इसलिए थिंकिंग ये सीड है, उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको जब परिवर्तन करते हैं तो काफी स्ट्रेस से हम अपने आप को रिलीज कर सकते हैं। बहुत सुंदर भाई ने कहा, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहा जाता है और नेगेटिव स्ट्रेस को डी स्ट्रेस कहा जाता है। भावार्थ यही, पॉजिटिव स्ट्रेस जीवन के अंदर उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति को अगर पीक परफॉर्मेंस को प्राप्त करना है तो उसके लिए उसको पॉजिटिव स्ट्रेस बहुत जरूरी है, तभी वो उस उमंग उत्साह के साथ उस पीक परफॉर्मेंस तक पहुंच सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव स्ट्रेस में ये परिवर्तित न हो जाए, क्योंकि लाइन ऑफ डिमार्केशन बहुत बारीक है। कब ये यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस में बदल जाता है पता नहीं चलता है। और जैसे ही नेगेटिव विचार आरंभ होते हैं कि पीक परफॉर्मेंस के बजाय धीरे धीरे वो परफॉर्मेंस डाउनवर्ड होने लगता है, और तब व्यक्ति की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो भी उसके अंदर शक्ति महसूस होती है वो भी समाप्त हो जाती है। व्यक्ति बीच में है आज। और स्ट्रेस किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी उसको कोप अप करने की जो रेजिलियंस पावर है, जो शक्ति है, वो क्षीण हो जाती है, तब तनाव बढ़ जाता है। अब प्रेशर जो बढ़ता है दिनों दिन, चाहे बाहर से आ रहा है चाहे भीतर से आ रहा है, इंसान बीच में है, प्रेशर चारों ओर से है। एक प्रेशर है पास्ट का,
कुछ ऐसी घटनाएं जिसको भुलाना चाहते हुए भी भुला नहीं पाते, और जब भी वो व्यक्ति या वो बात सामने आ जाती है कि वो प्रेशर क्रिएट करने लगता है अंदर ही अंदर। दूसरा प्रेशर फ्यूचर का है, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसको कहा जाता है इट्स एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसलिए फ्यूचर का एक भय मनुष्य को सताता है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, उसने ऐसा कह दिया तो, उसने ऐसा कर दिया तो। ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। वर्तमान के दो प्रेशर्स हैं, एक प्रेशर भीतर से है, दूसरा प्रेशर बाहर से है। बाहर से जो प्रेशर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलती है, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। दुनिया की हालातों में कई प्रकार की बातें आती है जिसका सीधा नहीं लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन हमारी लाइफ से है। तो एक बाहर का प्रेशर जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, और दूसरा है भीतर का प्रेशर, अपने ही नकारात्मक विचारों का प्रेशर। जैसे ही कुछ हुआ कि धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग शुरू होता है, और ये नेगेटिव थिंकिंग स्ट्रेस को क्रिएट करने लगता है, तनाव को जन्म देने लगता है। पास्ट का, भीतर का और फ्यूचर का और बाहर का, चारों ओर से कभी कभी इकट्ठा प्रेशर आता है। पास्ट की बातें भी सामने आ जाती है, बाहर का भी प्रेशर स्वयं पर आता है, फ्यूचर का भी जो एक भय है वो सताता है, और अपना नेगेटिव थिंकिंग। तो चारों ओर का प्रेशर और उसको हैंडल करने की जो ताकत है, मानसिक शक्ति है, वो इतनी नहीं होती है। इसलिए आज की दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। अरे एक छोटा बच्चा भी जब स्कूल से घर आता है और वो अपनी माँ से कहता है कि कल एग्जाम में मुझे टेंशन हो रहा है, उसका टेंशन देख करके माँ बाप को डबल टेंशन हो रहा है। कई बार कई लोग सोचते हैं ये बच्चे को किस बात का टेंशन होगा, कौन सा उसको कमाई करनी है, घर चलाना है, जिम्मेवारी निभानी है, अपना कर्तव्य करना है, खाली पढ़ना ही तो है, वो भी उसको टेंशन लगने लगा। ऐसे ही बोल देता है ये बच्चा, गलत फहमी है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है। वो बच्चा भी एक प्रकार का प्रेशर अंदर अनुभव कर रहा है, और उस प्रेशर के साथ कोप अप करने की उसकी शक्ति क्षीण हो गई है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि बड़ों जैसी भाषा बोलने लगे हैं आजकल के बच्चे, उनको किस बात का टेंशन होगा। उनको भी अपना टेंशन है, और अगर हमने इग्नोर कर दिया तो बाद में बहुत मुश्किलात होगी। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है, जागृत होने की जरूरत है कि आज अगर तनाव आता है, अनुभव होता है, तो क्यों होता है। जिस प्रकार थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाए और उस वेदर में आप चले जाओ, आपकी फिजिकल इम्यूनिटी इतनी नहीं है, तो जरूर है कि बाहर का वो चेंज ऑफ वेदर जो है हमारे शरीर पर इफेक्ट डालता है। सर्दी जुकाम बुखार हो गया, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाई सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, डॉक्टर कहेगा वायरल है, कुछ नहीं है, सबको आजकल हो रहा है, आप ये एंटीबायोटिक ले लो, मल्टीविटामिन ले लो, ताकि ज़्यादा कमज़ोरी न आए।
लेकिन अगर आप डॉक्टर जी से पूछो कि भाई हमारे घर में 5 मेंबर है और किसी को ये वायरल नहीं लगा, मुझे ही क्यों लगा, सिंपल अंडरस्टैंडिंग वो यही देते हैं, आपकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण है। इसीलिए बाहर के वायरस ने जब अटैक किया तो उसके साथ लड़ने की क्षमता नहीं है, तभी आपको ये सर्दी जुकाम बुखार हुआ। और ये सर्दी जुकाम बुखार जो हुआ उसका तुरंत आप इलाज करना चाहते हैं, ये नहीं कि उसके साथ चलते रहें, कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तुरंत कुछ न कुछ उपाय आप शुरू करते हो। आप सभी क्या समझते, कई बार कई लोगों के मन में होता है स्ट्रेस नॉर्मल है, स्ट्रेस इज नॉर्मल, हर कोई को होता है, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करो, चलता है। चलता नहीं है, क्यों स्ट्रेस के साथ जीना चाहते हो? अगर उसके विषय में वो जागृति नहीं रही तो धीरे धीरे ये तनाव भी बढ़ता जाएगा और स्ट्रेस के बाद हाइपर स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस के बाद नर्वस ब्रेकडाउन आएगा, नर्वस ब्रेकडाउन के बाद डिप्रेशन का शिकार बनता है। इसलिए स्ट्रेस को साधारण नहीं लो कि चलता है होता है, नहीं। स्ट्रेस क्यों होता है, उसका कारण है कि जब हमारी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है, जैसे फिजिकल इम्यूनिटी डाउन हुई तो वायरस ने अटैक किया, ठीक इसी तरह स्ट्रेस क्या है कि जब हमारी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्षीण हुई तो हर छोटी बड़ी बात मन में तनाव क्रिएट करती है, मन रिएक्ट करने लगता है, वहां बॉडी रिएक्ट करती है। फिजिकल इम्यूनिटी लेस है तो बॉडी रिएक्ट करती है, लेकिन तनाव माना जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लेस है, कम हो गई, क्षीण हो गई, तो माइंड रिएक्ट करने लगता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, छोटी छोटी बातों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, चिल्लाने लगते हैं, कुछ अयोग्य व्यवहार हमारा होने लगता है। बाद में व्यक्ति रियलाइज भी करता है, सॉरी भी करता है, कहता भी है मेरे में एक ही कमजोरी है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब ये कमजोरी किसकी है? शारीरिक कमजोरी है या आध्यात्मिक कमजोरी है? क्या कहेंगे? गुस्सा ये शारीरिक कमजोरी है या आध्यात्मिक कमजोरी है? आत्मा की कमजोरी है, किसकी कमजोरी है? आध्यात्मिक कमजोरी है ना। तो ये आध्यात्मिक कमजोरी को लेकर क्यों जीना चाहते हैं? इसलिए आवश्यकता है कि स्वयं को आध्यात्मिक रूप से हम सशक्त करें, नहीं तो यह तनाव बढ़ता जाएगा। बहुत सुंदर आज का जो विषय है कि तनाव प्रबंधन के लिए अध्यात्म की भूमिका। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी, तनाव प्रबंधन नहीं, तनाव मुक्ति के लिए। तनाव से मुक्त हो जाओ, प्रबंधन क्यों करना है? ये समझ लिया कि तनाव आता ही रहेगा, नहीं। तनाव मुक्ति के लिए अध्यात्म की भूमिका। तनाव से मुक्त होने के लिए अध्यात्म ही हमें सशक्त करेगा और इतना सशक्त कर देगा कि छोटी छोटी बातें मन को इफेक्ट नहीं करेगी, मन को टेंशन में नहीं लाएगी, गुस्से में नहीं लाएगी। इतना आपका स्वयं के ऊपर अधिकार होगा, इतना स्वयं के ऊपर अधिकार होगा। भगवत गीता के अंदर अर्जुन जैसा वीर योद्धा, जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, जब महाभारत का समय आया तो इतना तनाव में आ गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए।
और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे ये युद्ध लड़ना नहीं है। उस समय क्या कहेंगे, उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया या भगवान पर भरोसा खत्म हो गया? भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी। तो क्या भगवान पर भरोसा खत्म हो गया या आत्मविश्वास क्षीण हो गया? इतना टेंशन हो गया? दोनों में से एक भी नहीं हुआ था। तब हमें लोग कहते हैं कि भाई अर्जुन की ऐसी मनस्थिति इसलिए हुई क्योंकि उसका मोह जागृत हो गया। अब मोह शक्ति है या कमजोरी है? किसकी कमजोरी है, आत्मा की या शरीर की? जहां कोई भी कमजोरी उत्पन्न होती है, कहां से भी कमजोरी आत्मा में आती है, वो तनाव को ले ही आती है। तो आध्यात्म प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो गई, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डाउन हो गई, तो हर छोटी बड़ी बात मन को प्रभावित करती है। और जब मन को प्रभावित करती है तो अनेक प्रकार के रिएक्शंस निकलते हैं। ये बताता है कि अभी वो टेंशन में है। कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो क्या कहते हैं दूसरे देखने, अरे अभी उसको बहुत टेंशन है, छोड़ दो, उसको कुछ नहीं कहो। ये गुस्सा, ये टेंशन का ही स्वरूप है। मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और मुझे याद आता है, हमेशा एक परिवार से सावधान रहना। उस परिवार को कभी भी आपके कोई भी रिश्ते में, चाहे कार्य क्षेत्र के रिश्ते हो या घर के रिश्ते हो, वहां प्रवेश होने नहीं देना, नहीं तो आपके जीवन को तबाह कर देगा। वो परिवार कौन है? सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग। शी इज ऑलवेज फर्स्ट टू कम इन एनीबॉडीज लाइफ, मिसअंडरस्टैंडिंग। और जहां मिसअंडरस्टैंडिंग आती है वो अकेली नहीं आती है, मिस्टर डाउट अकम्पनीज। शंका कुशंका आरंभ हो जाती है। जहां मिसअंडरस्टैंडिंग आई, मिस्टर डाउट, शंका कुशंका शुरू हो जाते हैं। और ये दोनों के साथ उनके 4 क्रिएशन साथ चलते हैं। वो 4 क्रिएशन कौन से हैं? मास्टर जेलसी, ईर्ष्या आने लगती है। मास्टर हेट्रेड, नफरत। मास्टर एनिमोसिटी एंड मास्टर, छोटा जो है ना, वो है मास्टर लेग पुलिंग। एक दूसरे की टांग खींचना चालू करते हैं। फिर जहां तनाव आया, ईर्ष्या आएगी, नफरत आएगी, गुस्सा आएगा, और फिर एक दूसरे की टांग खींचना शुरू हो जाते हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सहजता से आ जाती है किसी की लाइफ में भी। एक एक्सरसाइज करना चाहेंगे, एक एक्सरसाइज करना चाहेंगे सभी। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, करेंगे? ओके, एक छोटा सा कागज भी हो अगर आपके पास, बाहर निकालो। आपका जो परिचय पत्र हो या कुछ भी हो, कुछ ना हो तो मोबाइल तो है ही आपके पास, उसका कोई नोट पेज खोल दो। छोटी सी एक्सरसाइज। और अगर मोबाइल भी ना हो तो मन स्थिति आपकी उसमें बनाना, जो मैं आपको कह रही। अच्छा, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लकीर खींचिए। निकाल लिया सभी ने कागज? अच्छा, एक लकीर खींचिए। खींचा सभी ने? सभी ने खींच लिया? पीछे भी सभी ने खींच लिया? अच्छा, अब अपने पहले नाम के पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। Write the first and the last letter of your first name at each end. अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। लिख दिया सभी ने? लिख दिया? अच्छा,
अब कितनों ने पहला अक्षर यहां, आखिरी अक्षर यहां लिखा? 2 अक्षर लिखे। पहला, जस्ट रेज योर हैंड्स। पहला अक्षर यहां, आखिरी अक्षर यहां। कितनों ने पहला और आखिरी यहां, पहला और आखिरी यहां 2-2 लिखा? 2-2, 4 अक्षर लिखा। एक ही व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने बस। हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, यही कहा था। Write the first and the last letter of your first name at each ends. Right? कितना लिखना चाहिए? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। कितना लिखना चाहिए? हाँ, कितना लिखना चाहिए? 4 लिखना चाहिए ना, 2 इधर 2 इधर, पहला और आखिरी इधर, पहला और आखिरी इधर, दोनों तरफ लिखो, यही कहा। और सो स्पेसिफिक, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला कि अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। सिंपल एज दैट। क्या हुआ अगर एक ही व्यक्ति सही कर सकता है और बाकी सबने गलत किया, जबकि मैं बोल रही हूं कि मिसअंडरस्टैंड की एक्सरसाइज है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है लाइफ में? मैंने समझा जब इतना स्पष्ट बोला है तो सब जागृत हो गए होंगे, अलर्ट हो गए होंगे कि भाई हमें मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं आना है। लेकिन यहां तो सभी ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया। कैसे किया? वेयर वॉज द प्रॉब्लम, ऑन योर साइड और माई साइड? हाँ, क्या कहाँ था प्रॉब्लम, आपके तरफ या हमारे तरफ? क्या कहेंगे? कहाँ था प्रॉब्लम, आपके तरफ हमारे तरफ? आपके तरफ, आपके तरफ। अगर 99.9% लोग गलत कर रहे हैं तो कौन जिम्मेवार होगा, मैं या वो? मैं होंगी। मेरा कम्युनिकेशन ठीक है? मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूं कि नहीं कर पा रही? कम्युनिकेशन ठीक है, मेरा संवाद ठीक है, समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे डाउट आ रहा है। अगर एक सिंपल सेंटेंस मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो आधा घंटे से मैं जो बोल रही हूं कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा? डाउट तो आएगा ना मुझे। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपके तरफ प्रॉब्लम था या मेरे तरफ प्रॉब्लम था? क्या कहेंगे? हाँ, मेरे तरफ था। आपके तरफ था? आर यू श्योर? यहां कहना तो कितना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऐसा होता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऐसा हो तो इतना सहजता से कह सकते हैं कि हमारे तरफ प्रॉब्लम है? नहीं कह सकते हैं। यहां क्यों कह दिया इतना सहजता से? हाँ? अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, फिर भी इतना सिंपल सेंटेंस अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो जरूर इसमें कोई ट्रिक होगी। बहन जी ने कुछ खेल खेला जो हमें समझ में नहीं आया है, ऐसा? क्या कहेंगे? डाउट आ रहा है? डाउट आ रहा है? आ रहा है ना? अब कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप या हम? प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। यू वांट टू नो वेयर द प्रॉब्लम इज? प्रॉब्लम वहां है कि जब मैं बोल रही थी तब आप लोग सुन नहीं रहे थे।
क्योंकि अगर सुना होता तो सही किया होता, लेकिन जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? नहीं, कागज तो निकाल दिया, मैंने पूछा, कागज निकाल दिया, सभी ने हाथ खड़ा किया पीछे भी। फिर मैंने कहा एक लकीर खींचिए, खींचा, सभी ने खींचा, कंफर्म किया। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया। और सेंटेंस इतना सिंपल है जिसके दो भावार्थ भी नहीं है। हाँ, दुनिया में कोई कोई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल सेंटेंस था जिसका एक ही अर्थ निकलता है। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। सिंपल एज दैट। जिसका एक ही मतलब निकलता, दो मतलब ही नहीं निकलते। फिर भी अगर 99.9% गलत करता है तो यह बताता है कि जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे। और मैं क्या कर रही थी? बोलने में मैं बहुत स्पष्ट थी, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही थी। और क्या कह रही थी? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। इस एक अंगुली ने सबको मिसगाइड किया, सबको मिसगाइड किया। यहां तो इतना सहज था आपके लिए एडमिट कर लेना कि प्रॉब्लम हमारे तरफ है, जबकि आपके तरफ नहीं था। मेरी अंगुली मिसगाइड कर रही थी आपको, और क्योंकि आप देख रहे थे, सुन नहीं रहे थे, इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग आई। प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल लोग मोबाइल पर भी बात करते हैं ना, तो भी बॉडी एक्शन यूज करते हैं, है ना। चेहरे का भाव, हाथों का इशारा यूज होता है, और तीसरा व्यक्ति दूर खड़ा होकर वो सुन नहीं रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देख करके समझने का प्रयत्न कर रहा है क्या कहा जा रहा है। और जा करके तीसरे को फिर ऑफिस में जाकर कहता है, अरे अभी वही बात चल रही थी। कौन सी बात? वही मैं सुन के आया ना, वही बात चल रही थी। और फिर वो बात घूमते 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 जब आपके पास आती है 10 व्यक्ति से घूम करके, आप सोचते मैंने तो कहा ही नहीं, ये बात मैंने कही नहीं किसको। कितना बड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार कई लोग होते हैं। भावार्थ ये, इस परिवार से बच के रहना, क्योंकि आजकल ये परिवार बहुत सहजता से हर एक रिश्ते में घुस रहा है। कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, और कई लोगों की लाइफ का सवाल हो जाता है। इसलिए तनाव का मुख्य एक कारण यह परिवार है। इसलिए इस परिवार से सावधान। ये तनाव को अगर मुझे खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? जिस तरह शारीरिक इम्यूनिटी को, फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो 3 चीजें करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब भी सलाह देंगे आपको। प्रॉपर नरिशमेंट, शरीर को ठीक से भोजन दो, प्रॉपर मिनरल्स मिले आपको, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले आपको, ऐसा भोजन, ऐसा खुराक लो। दूसरा, ताकि वीकनेस ना आए, प्रतिरोधक शक्ति क्षीण न हो। दूसरा कहते हैं कि आप रेस्ट बराबर लो, कम से कम 6 घंटा रेस्ट लेना जरूरी है। और तीसरा कहते हैं एक्सरसाइज करो, तो फिजिकल इम्यूनिटी या व्यक्ति फिट हो जाता है। ठीक इसी तरह अपनी आध्यात्म इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो 3 चीजें जरूरी है। पहली चीज है प्रॉपर नरिशमेंट। मन का नरिशमेंट क्या है? व्हाट इज द फूड फॉर द माइंड?
मन का भोजन क्या है? विचार, चिंतन। विचारों की क्वालिटी कौन सी है, ये देखो कि कौन सी क्वालिटी के विचार हम अपने मन को परोस रहे हैं, दे रहे हैं। ये देखने की जरूरत है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, व्यर्थ है, आवश्यक है। सारे दिन के अंदर हमारे विचारों को अगर चेक करें तो सारे दिन में 4 प्रकार के विचार आते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। पॉजिटिव, सकारात्मक, आप सभी जानते हैं, जो वैल्यू बेस्ड थॉट्स है, अच्छे विचार है, उन्नति के विचार है। नेगेटिव विचार जो कोई ना कोई बुराइयों से कनेक्टेड है, स्वार्थ से कनेक्टेड है। नेसेसरी, आवश्यक विचार जो कोई ना कोई कर्म से कनेक्टेड है, कारोबार से कनेक्टेड है। और चौथा है वेस्ट, जब कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को सोचने लगते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसलिए उसको वेस्ट थॉट्स कहा गया। हाँ, बीती हुई बातों से सीख ले और जीवन में आगे बढ़े, बाकी वही विचारों को चबाते रहने से तो कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें या वर्तमान समय के हिसाब से देखें कि अधिकतर मनुष्य के विचार चारों में से कौन से प्रकार के होते हैं, मेजॉरिटी थॉट्स कौन से होते, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट या नेसेसरी? क्या कहेंगे? वेस्ट ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर नेगेटिव। पॉजिटिव विचार ना के बराबर, ना के बराबर। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है ना, तो वहां भी कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा, बिना स्वार्थ के उसको भी नहीं याद करते हैं। तो पॉजिटिव ना के बराबर है, नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है। और कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन की क्वालिटी क्या है? अगर नेगेटिव और वेस्ट है तो जीवन की क्वालिटी कैसी बन रही है? इसलिए तनाव बढ़ता जा रहा है, डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव जो विचार है बहुत क्षीण हो गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं। तो यू स्ट्रेस बहुत कम हो गया है, डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, अधिक हो गया है। तो इसीलिए चिंतन, सबसे पहले मन को कौन सा भोजन दे रहे हैं। आजकल व्हाट्सएप पर रोज कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट्स भेजते होंगे एक दूसरे को, आते हैं ना सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग थॉट्स, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई पढ़ता है क्या करता है? फॉरवर्ड। ये विचार है ना फलाने को बहुत जरूरी है, उसको भेज दो। ये विचार है ना फलाने को बहुत जरूरी है, अरे मेरे को जरूरी नहीं है क्या? हम फॉरवर्ड करते जाते हैं इन विचारों को, तो खुद की प्लेट तो खाली हो गई ना। तो खुद के लिए तो चिंतन कौन सा रहा? वही नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा चलता है। तो इसीलिए पहले तो ये देखना है कि स्पिरिचुअल नरिशमेंट हम अपने मन को कितना देते हैं। सुबह सुबह अच्छे विचार दो मन को, ये भोजन बहुत जरूरी है। अध्यात्म वही रोल प्ले कर, अध्यात्म की भूमिका वही है, क्योंकि अच्छे विचारों का स्रोत अध्यात्म से कनेक्टेड है। वो अच्छे विचार जो आपके पास किसी ने भेजा, आप अगर उसकी गहराई में जाएंगे, उसके चिंतन में जाएंगे, तो आप देखेंगे कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट पॉजिटिव थॉट्स। इसीलिए अपने मन को अच्छे विचारों का चिंतन दो, अध्यात्म चिंतन दो। यही प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है मन के लिए। अच्छे चिंतन के अंदर ही प्रॉपर नरिशमेंट समाया हुआ है, ये उसकी भूमिका है।
फिर उसके बाद दूसरा नंबर चाहिए रेस्ट। शरीर को तो रेस्ट दे देते हैं, लेकिन मन, रात को सो जाते हैं तो भी मन तो स्वप्न के रूप में चलता ही रहता है, मन को रेस्ट कहाँ मिलता है। इसलिए मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड, मन को जागृत अवस्था में रिलैक्स करना मेडिटेशन के माध्यम से। इसलिए आज के युग में मेडिटेशन की एक आवश्यकता कहो, या विदेशों में जाओ तो मेडिटेशन का एक क्रेज है, हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। और भारत से कई लोग जाते हैं, बस शांति में बैठ जाओ, मेडिटेशन हो गया। ये मेडिटेशन नहीं है। जहां हम अपने मन के अंदर पॉजिटिव चिंतन में ले जाते हैं, जैसे नेगेटिव थॉट्स की जो रेसिंग है वो बहुत फास्ट है मन के अंदर, तो पॉजिटिव थॉट्स धीरे धीरे मन को काम करने लगते हैं, शांत करने लगते हैं। इसीलिए ध्यान, श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान ने ध्यान की परिभाषा बताई अर्जुन को, और बार बार कहा कि हे अर्जुन, आत्मा स्वयं का मित्र है, स्वयं का शत्रु है। वो शत्रु कब बनता है, मित्र कब बनता है? शत्रु तब बनता है जब नेगेटिव थॉट्स में संलग्न होता है, और पॉजिटिव थॉट्स में जब संलग्न होता है तो मित्र बन जाता है। तो ये जागृति समाज के अंदर आई है, वहां तक कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप को कहने लगे बी पॉजिटिव। जब देखते हैं माँ बाप टेंशन में है तो क्या कहते हैं, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों इतना सोचते हो? कई बार बच्चे कहते हैं माँ बाप को, आप क्यों इतना सोचते हो, सब ठीक हो जाएगा। कार्य क्षेत्र पर आप अपने कलीग को जब देखते हो स्ट्रेस में है तो पूछते हैं तुरंत ही, क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? और फिर उसको सलाह यही देते हैं, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बी पॉजिटिव ये खाली सलाह देने तक। अगर मान लो कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए और हमारा चेहरा उतरा हुआ हो और वो व्यक्ति हमें याद दिलाए, क्या बात है, कल तो हमें बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, बी पॉजिटिव, अब तुम्हारा क्या हुआ? तो क्या कहते हैं, मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तुम बहुत टेंशन कर रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, मेरी तो बात ही अलग है ना। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, है नेगेटिव, लेकिन क्या कहते हैं, आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। तो इसीलिए ये खाली दूसरों को सलाह देने तक है। अपने जीवन में जब ऐसी कोई घटना बात आ जाए तो नेगेटिव ही सोचते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सोचने का मसाला है ही नहीं अंदर में। आज अगर किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाए और कहा जाए कि 5 मिनट के लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, 2 मिनट सोचने के बाद इधर उधर देखेगा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। माना 2 मिनट से ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव सोचने का मसाला ही नहीं है। और किसी को अगर बिठा दिया जाए कि जितना मर्जी नेगेटिव सोचो, घंटा सोच सकते हैं, इतना मसाला है नेगेटिव सोचने का, 1 घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो इसीलिए कहा कि तनाव क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव सोचने का मसाला इतना इकट्ठा कर दिया है हमने। जो नेगेटिव सोचता जाए इंसान और उसको मालूम ही नहीं। आध्यात्म से जब हमारा कनेक्शन टूट जाता है तो नेगेटिव सोचना आसान है। जितना अध्यात्म से अपने आप को जोड़ते हैं, आज इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हर कोई मानसिक रूप से कमजोर है, हर कोई की स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डाउन हो गई है। तो अध्यात्म ही हमें अंदर से सशक्त करती है, एम्पावर करती है, शक्तिशाली बनाती है। इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। पहले के जमाने में लोगों को इतना स्ट्रेस नहीं होता था,
क्यों नहीं होता था? तो लोग कारण देते हैं उनकी लाइफ फास्ट थोड़ी थी, हमारी लाइफ कितनी फास्ट हो गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो आध्यात्म रूप से सशक्त थे, आज आध्यात्मिक रूप से डिसएम्पावर्ड है। इसीलिए हमारे जीवन में स्ट्रेस अधिक हो गया है। तो इसीलिए पहला पॉजिटिव थिंकिंग का या अध्यात्म का चिंतन देने की जरूरत है। सुबह सुबह अच्छा चिंतन, खाली 10 मिनट अच्छा चिंतन दे दो। फिर आप देखो, ये नहीं बातें नहीं आएंगी, ये नहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन यू विल बी इन अ बेटर स्टेट टू हैंडल योरसेल्फ एंड द प्रॉब्लम, अगर आध्यात्म रूप से सशक्त होंगे तो। दूसरा, मेडिटेशन से मनोबल बढ़ता है, मन पावरफुल होता है, शक्तिशाली बनता है, जो आज के युग में बहुत आवश्यक है। मानसिक स्ट्रेंथ, मनोबल बहुत जरूरी है। और तीसरा है एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज कौन सा है? जो हमने आध्यात्मिक चिंतन सुना, उसको ग्रहण किया, उसको एक्सरसाइज करो, अपनी लाइफ में यूज करो। जब उसको यूज करते हैं तो आप उसका परिणाम देखेंगे। तो ये 3 चीज स्वयं को आध्यात्म रूप से सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो हर छोटी बड़ी बात मन को टेंशन में लाएगी और आपके टोटल माइंड का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा। आजकल छोटे बच्चों को भी मालूम है, ये बात अगर पापा को सुनाएंगे या मम्मी को सुनाएंगे वो उसको गुस्सा आएगा, इसलिए ये नहीं सुनानी है। ये सुनाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, तो वही सुनाएंगे। तो रिमोट कंट्रोल कहाँ है आपको खुश करने का या आपको डिस्टर्ब करने का? कई बार कार्य क्षेत्र पर भी लोग कहेंगे देखो अभी इसको गुस्से में लाता हूँ, 1 मिनट देखना, और ऐसा बटन दबाते हैं। तो रिमोट कंट्रोल हमारी मनस्थिति का कहाँ दिया है हमने? दूसरों के हाथ में। दे आर प्लेइंग विद आवर लाइव्स। आप रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, आध्यात्म रूप से अपने आप को सशक्त कर लो। कोई आपको टेंशन नहीं दिला सकता है, कोई परिस्थिति आपको टेंशन में नहीं ला सकती है, कोई प्रॉब्लम आपको टेंशन में नहीं ला सकते। आप अगर सशक्त होंगे तो हर प्रॉब्लम में, हर संघर्ष में, हर चुनौती में विजयी होंगे ही। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा तुम हर परिस्थिति में विजयी का अनुभव करो। तो यही अध्यात्म की भूमिका है आज के समय में, कि जो हमें अंदर से ताकत देती है। ऐसा है कि व्यक्ति धार्मिक हो सकता है लेकिन आध्यात्म नहीं। धर्म और आध्यात्म में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म हमें कई प्रकार के पूजा पाठ विधि विधान उसमें ले जाता है, आप ये करो, इतना करो, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, शांति पाठ करा लो, ये करा लो। लेकिन अध्यात्म जो है वो इनसे ऊपर है। स्पिरिचुअलिटी इज दैट विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट। गीता के अंदर जब अर्जुन ने भगवान से पूछा अध्यात्म क्या है, तब भगवान ने उसका जवाब दिया, अध्यात्म शब्द अध्ययन से है। अध्ययन द्वारा आत्मा स्वयं के अधिपत्य में आए, उसको कहा जाता आध्यात्म। अध्ययन किस चीज का अध्ययन? तो ज्ञान का जो अध्ययन है, यह ज्ञान के अध्ययन से ही आत्मा अपना अधिपत्य अपनी इंद्रियों के ऊपर स्थापित कर लेती है। इसको कहते अध्यात्म। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी ये नहीं कहा तुम ये शांति पाठ करा लो, ये पूजा कर लो, ये करा दो, नहीं, उसको अध्यात्म, विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान दिया और उसका अध्ययन करने के लिए उसको मजबूर किया। एक एक बात जब सुनाते गए भगवान, वो सोचने लगा और 18 अध्याय के ज्ञान के बाद उसने कहा अब मैं पूर्ण रीति से तैयार हूं, युद्ध करने के लिए सक्षम।
यानी जो ज्ञान है वही हमें अंदर से, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान प्रकाश है। तो ज्ञान से ही आत्मा को हम सशक्त कर सकते हैं। ज्ञान प्रकाश है, माना अंधकार जैसी जो स्थिति अज्ञानता के अंधकार में भी रोशनी प्रदान करती है। तो ज्ञान हमें सशक्त करता है। धर्म, वहां जरूरी नहीं कि हर समय ज्ञान हो, है ना। तो इसीलिए धर्म और आध्यात्म में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को समझना जरूरी है। धर्म हमें कई प्रकार के बाड़े में बांध देता है, आध्यात्म उन सारे बाड़ों से ऊपर कर देता है। इसलिए आज की दुनिया में अध्यात्म की आवश्यकता है। जो आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति हमारी क्षीण हो गई, वो इसीलिए क्षीण हो गई क्योंकि हमने अध्ययन नहीं किया। और अध्ययन क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्ञान मिला ही नहीं हमको। आज दुनिया के अंदर जब बच्चे को हम एडमिशन कराते स्कूल में, उस समय ये प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई करता है वो ज्ञान की ओर बढ़ता है या अज्ञान की ओर बढ़ता है? किस तरफ बढ़ता है? अज्ञान की ओर। क्योंकि अगर व्यक्ति के जीवन में पढ़ते 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 जैसे डिग्री प्राप्त करता जाता है और अगर अहंकार आता जा रहा है, ईगो आता जा रहा है, जो आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम, तो ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। तो व्यक्ति पढ़ाई करते करते कहां पहुंचा? अज्ञान की ओर कि ज्ञान की ओर? ज्ञान अगर आए तो विनय आता है, विनम्रता आती है, लेकिन अज्ञान के कारण ही तो अहंकार आया। तो आज जो बचपन में प्रार्थना सिखाई, हे प्रभु अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, कहां जा रहा है इंसान? और वो इसलिए जा रहा है, किसी ने बहुत सही कहा है, वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज। वी हैव लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड वी हैव लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। आज की दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचनाएं है, ज्ञान कहाँ है? अगर ज्ञान होता तो अहंकार आता ही नहीं था। लेकिन आज की दुनिया खाली सूचनाएं, पढ़ाई थोड़ी है, सूचनाएं मिलती है, और जिसके पास अधिक सूचनाएं उसको अधिक लेबल मिलता है। वो सूचनाओं को जहां जहां इस्तेमाल करता है, वो ज्ञान थोड़ी है। तो इसीलिए व्यक्ति के जीवन में अज्ञान ही बढ़ा, क्योंकि सूचनाओं से तो अहंकार ही उत्पन्न होता है, ज्ञान से विनम्रता आती है। तो ज्ञान कहाँ है? राइट? ऐसा है कि टाइम कहाँ जाता है? खाली पढ़ाई में ही जाता है या और कहीं भी जाता है? इसीलिए कहा कि वैसे अगर देखा जाए तो आज मनुष्य का मन इतना कमजोर हो गया कि बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं रहता है, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर आप सशक्त होंगे तो आपकी यादाइश, मेमोरी, मेडिटेशन से, इसीलिए कहते हैं मेमोरी इम्प्रूव होती है। और मेडिटेशन से जब मेमोरी इम्प्रूव होती है तो नेचुरल है कि एक बार पढ़ने में भी आपको सब याद रह जाएगा। तो आपको जो बार बार पढ़ करके टाइम वेस्ट करना पड़ता है, वो टाइम वेस्ट करना बंद हो जाएगा, वेस्ट होना बंद हो जाएगा। और आप इंजीनियरिंग करो या कोई भी ब्रांच ले लो पढ़ाई की, लेकिन आपका टाइम इसीलिए जाता है क्योंकि आपको याद नहीं रहता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी इतनी लो हो गई है। इसलिए मेडिटेशन से आपकी मेमोरी अगर पावरफुल होगी तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेडिटेशन सीखिए, आपको बहुत काम आएगा। थोड़ी क्षणों के लिए सभी स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ के रीढ़ की हड्डी सीधी हो, बहुत टाइट होकर के भी नहीं बैठना है, रिलैक्स भी रहे।
लेकिन स्वस्थ होकर के बैठे। कुछ क्षणों के लिए हम अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को अंतर्चक्षु से देखें कि शरीर में मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। भ्रुकुटी की मध्य में स्वयं को देखें एक अजर अमर अविनाशी शक्ति के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में, चैतन्य प्रकाश। महसूस करें कि मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा गुण धर्म है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन महसूस कर रही हूँ। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में प्रसन्नता आनंद है। मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूँ। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर। अपने पिता परमात्मा की ओर। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान है। अंतर्चक्षु से देखे मेरे पिता परमात्मा दिव्य प्रकाशमान अनंत प्रकाशमान है। अपने मन और बुद्धि को उस पिता परमात्मा के सानिध्य में ले चलो। सर्वशक्तिमान परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते जाए। परमात्मा शक्ति से स्वयं को सशक्त करे। मैं आत्मा स्वयं को धन्य धन्य महसूस करती हूँ।
परमात्मा शांति के सागर है। शांति की किरणों से मैं स्वयं को सशक्त करती हूँ। मेरे पिता परमात्मा परम पवित्र है। उनकी पवित्रता की रश्मियों से मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र होती जा रही हूँ। मेरे चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल विकसित हो रहा है। परमात्मा शक्ति से मेरी सात्विक ऊर्जा विकसित हो रही है। इस सात्विक ऊर्जा से मैं स्वयं को सशक्त करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रतिदिन अगर इस प्रकार मेडिटेशन करते जाएंगे तो आप अपने चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा से महसूस करेंगे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। बार बार अगर इस प्रकार के सकारात्मक सोच अपने प्रति हम विकसित करें तो धीरे धीरे अपना प्रभा मंडल को विकसित करेंगे और आत्मा सशक्त होने लगेगी। ओम शांति।